हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंस वाणी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बिहार का हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। 6 क्लास का हिस्ट्री बुक चैप्टर 2। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर 2 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हमें काल का निर्धारण करना है। तो काल को हम कितने भागों में बांटते हैं अध्ययन के लिए? हम हिस्ट्री में काल को 3 भागों में बांट देते हैं। समय को एक एंशिएंट प्राचीन, दूसरा मेडाइवल मध्यकालीन और तीसरा हम मॉडर्न आधुनिक भारत में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ना है हमें। इतिहास को हम कैसे जानते हैं, इसमें इतिहास के क्या क्या सोर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पांडुलिपियां हैं या अवशेष मिले हैं या फिर जो खुदाई से हमें वस्तु मिले उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे तिथियों का मतलब। तिथियों का क्या मतलब है? तो कहीं पे बीसी लिखा रहता है, कहीं पे एडी लिखा रहता है। तो उन तिथियों का क्या मतलब है? बीसी का क्या मतलब है? एडी का क्या, कहीं आपने देखा होगा सीई लिखा रहता है, उस सब का क्या मतलब है? ठीक है, आगे बढ़ना है। भौगोलिक पृष्ठभूमि। भौगोलिक पृष्ठभूमि में हमें भारत की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है। उसको कितने भागों में बांटा है? तो उसको 4 भागों में बांटा गया है, हमें आगे पढ़ना है। फिर देश का नाम। देश का नाम कैसे भारत पड़ा या हिंदुस्तान, कैसे हम अपने देश को भारत या हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, कैसे इसका नाम पड़ा होगा, कैसे लोगों ने क्यों पुकारा होगा हिंदुस्तान या फिर भारत। ठीक है, काल का निर्धारण। विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन विश्लेषण के आसानी के लिए इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंड में बांटा जाता है। पहला है प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी तक निर्धारित किया जाता है। यानी कि ये जो समय है वो 700 बीसी से 700 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक का काल है, जिसे हम प्राचीन इतिहास में हमें पढ़ना है। आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए। इसमें आगे हमने कुछ क्वेश्चन भी डाले हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पढ़ने के साथ साथ आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर। फिर मैं लास्ट में सबका सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान से पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर आप आंसर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। इतिहास से लेकर अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। जैसे हमने तो बांट दिया कालखंड को कि 3 भागों में, चलो एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया और मॉडर्न हो गया, लेकिन इतिहास अभी तो रुका नहीं है। समय यहाँ पे रुक तो नहीं गया, यहाँ से ये आगे भी चल रहा है। तो इस पे समय को जो हमने बांटा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी सारे को हम मॉडर्न में, अभी तक के जो इतिहास है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं अभी तक। इससे समय के निर्धारण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषता होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध निर्धारित किया जाता है, जिसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। क्योंकि पूर्व ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस युग की घटनाओं का क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहियों का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहर का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईसा तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। और इसी के साथ
अंत हो गया प्राचीन काल का। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? मध्यकाल। 750 से 18वीं शताब्दी के साथ मध्यकाल का अंत होता है। मतलब 750 से लेकर 18वीं शताब्दी है, तब तक मध्यकाल चलता है और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। प्राकृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल और मध्यकाल का अंत हो गया। तो इस काल में हमने क्या क्या देखा कि इस्लाम के आने की वजह से भारत में नई विचारधारा का आगमन हुआ, फिर विशाल साम्राज्य का गठन हुआ, संस्कृति में समन्वय और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुए, और फिर साम्राज्य का पतन भी धीरे धीरे होने लगा। तो इतना हम मेडाइवल में पढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाए गए। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। मुख्य रूप से जो आधुनिक काल है वो पूरा काल उपनिवेशवाद का काल है। इसमें नई विचारधारा और प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाए। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के नए विचार प्रशासनिक व्यवहार भारत में आए। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी। ये हमारे जो मूल निवासी थे यहाँ के, उनके द्वारा नहीं, बल्कि विदेश से जो आए थे उनके द्वारा ये सारे प्रशासनिक जो भी व्यवहार थे वो भारत में स्थापित किए गए थे, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। वो सिर्फ भारत में अपने लाभ के लिए आए थे, अपनी आर्थिक लाभ के लिए आए थे। उनका मंशा ये नहीं था कि हमें भारत का विकास करना है। ठीक है। इसके अंतर्गत किसी भी उन्नत देश द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता था। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। और जाहिर सी बात है कि अगर शोषण होगा, यहाँ पे आर्थिक शोषण जब होने लगा यहाँ के निवासियों का, तब उनमें अपने लिए क्या कहते हैं, चेतना जगी और उन्होंने विरोध किया, और तभी से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। और उसी आंदोलन के समय को मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में जानते हैं। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला, और यही समय जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री का हमारे भारत में प्रतिनिधि करता है। यही मिडाइवल हिस्ट्री है हमारे भारत का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे में क्या पढ़ना है। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलते हैं, जैसे पांडुलिपि हो गई, पुस्तकें, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्र, मुहर, मृदभांड इत्यादि। ये सारे सोर्स हैं। इनसे हमें पता लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय जो भी लिपि पांडुलिपियाँ थी, उसको पढ़ के हम लोग पता लगाते हैं कि उन्होंने कैसे क्या कार्य किया। जैसे वेद पढ़ के हम लोग पता लगाते हैं कि पहले की जो चिकित्सा थी वो भी
अभी के जैसे ही उन्नत थी, इस प्रकार से। या फिर अभिलेख मिले हैं तो हम सबसे ज़्यादा अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं तो हम उनसे पता लगाते हैं कि कैसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। एक अभिलेख में उनके युद्ध के बारे में, जो हृदय परिवर्तन के बारे में लिखा हुआ था कि युद्ध को देख के उनका मन विचलित हो जाता है और वो बाद में फिर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो ये सब हमें उनके बारे में कैसे पता चला? उनके समय का कोई आदमी तो आके बताया नहीं था, तो वो उनके अभिलेख से ही हमें पता चलता है। ठीक है, ये एक पांडुलिपि का चित्र दिया हुआ है, ये तारपत्र पर लिखा हुआ था, उसका एक पिक दिया हुआ है, फोटो बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढकर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि का ये मतलब है कि वो पुस्तकें हाथ से लिखी गई होंगी। ठीक है, पांडुलिपि, पांडु प्लस लिपि, यानी कि पण मतलब हाथ से लिखी हुई लिपि। पांडुलिपि ये प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। भोजपत्र और तारपत्र पर, ये भोजपत्र वो होते थे, एक भुर्ज का पेड़ होता था जो हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती थी, और उसके छाल पे वो लिखते थे, तो उसी को भोजपत्र कहा जाता था। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। बहुत सी पांडुलिपियां अब नष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ये पेड़ के छाल पे लिखी जाती थी, तो बहुत सारे नष्ट हो गए हैं, कुछ कुछ ही बचे हैं। कुछ पुस्तकालय एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है। पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित है। संग्रहालय और अन्य संस्थानों में भी पांडुलिपियां देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोत में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत एवं तमिल, कन्नड़ में आदि में हैं। ठीक है, ये अभिलेख है, इसको हम लोग अभिलेख कहते हैं, जो पत्थर पे खोद कर नुकीले चीज से खोदकर और पत्थर पे उत्कीर्ण किए जाते थे, इसीलिए इसको अभिलेख बोलते हैं। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतह पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते थे। इस अभिलेख में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित हैं। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक लोग आते जाते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सके और उसमें लिखे आदेशों का पालन कर सके। चलिए देखते हैं, इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण होते थे, ये सही है या गलत है, ये बताना है। अभिलेख पर केवल राजाओं के आदेश एवं प्रशंसा उत्कीर्ण होते थे, या फिर अभिलेखों को सुरक्षित स्थान पर लगाया जाता था। सही कथन बताएं। सबसे आपको ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, सही कथन बताएं या गलत कथन बताएं। आप लोग को ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ना होगा, फिर आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो मैं इसका वीडियो के अंत में सभी क्वेश्चन जो भी होंगे उनका मैं आंसर बता दूंगी। इसमें है ऑप्शन है बी या सी, ए, बी या सी, या केवल ए, या ए और सी। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुएं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतें के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र
और सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफी प्राचीन होने के कारण इसके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो भी पुराने वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि ये इनका अध्ययन करके पता लगाते हैं कि इनका उपयोग कैसे क्यों होता होगा, तो उनको पुरातत्वविद, पुराने वस्तुओं के अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़े के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेख, सिक्के और पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोत के माध्यम से अतीत की व्याख्या करते हैं। मतलब वो पता लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एक मृदभांड का चित्र दिया हुआ है। ये पुरातत्व वस्तु जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं, तो इन्हीं सब वस्तुओं के आधार पर वो पता लगाते हैं कि उन्होंने कैसे बर्तन का उपयोग करते रहे होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे। ठीक है। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। मतलब जैसे वहाँ पे खुदाई, पटना में खुदाई करके और उनका महल निकाला गया और वहाँ पे सोने का जो बैलों का टुकड़ा मिला, इससे हमें पता चलता है कि उस समय उनका जो साम्राज्य रहा होगा बहुत ही क्या कहते हैं, समृद्ध रहा होगा, तभी तो सोने के बैल के टुकड़े मिले हैं ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। सिक्के और मुहर, ये सिक्का है और इसे मुहर कहा जाता है। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि होती थी। सिक्के का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्के के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है। ये राजकीय चिन्ह या फिर इस पे धार्मिक चिन्ह बनी होती थी। चलिए अब इन सब चीज़ों के हम लोग समय का कैसे पता लगाते हैं, ये कितने साल पुराना होता होगा, तो इसे हम रेडियो कार्बन विधि द्वारा पता लगाते हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वो है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिससे निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं। जो मनुष्य, पशु या पौधे जिंदा होते हैं, तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वायुमंडल में कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा से पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। ठीक है। जैसे जो भी जीवित पशु है या फिर मनुष्य है, वो जब जीवित रहते हैं तो वायुमंडल से कार्बन 14 ग्रहण करते रहते हैं, और जब वो मर जाते हैं तब उनसे वो धीरे धीरे निकलने लगता है और एक निश्चित मात्रा में निकलने लगता है। जैसे कि अगर किसी वस्तु में 20 है और 20 कार्बन 14 है, अगर वो मर गया
तो वहाँ से समय के साथ जैसे इसका क्या कहते हैं, इसका 1/2 भाग अगर गया तो 10 कार्बन चले गए, फिर इसका 1/2 तो 5 चले गए। वैसे वैसे करके वो पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? ये आपका आंसर देना है। ताप संदीप्त विधि, कार्बन 14 पद्धति, पोटेशियम आर्गन विधि या स्टोन हैमर विधि। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसी के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। चलिए आगे देखते हैं। तिथियों का मतलब। प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य माना जाता है। उसके जन्म से पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में बीसी बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईपू अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार ई की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि कहीं 2009 ई एडी अन्नो डोमिनी लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009वें वर्ष से है। इसी प्रकार यदि 2500 ईपू लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय, यानी कि हम लोग ईसा मसीह के जन्म को शून्य मानकर चलते हैं। उनसे पहले जितने भी समय होते हैं उसका निर्धारण हम लोग करते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी में 1 BC 2 BC 100 BC जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म को हम लोग शून्य मानकर चलते हैं और उससे आगे वाले आने वाले समय को हम लोग एडी से डिनोट करते हैं और उससे पहले वाले समय को हम लोग बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, और कहीं कहीं आपने सी और CE लिखा देखा होगा, वहाँ उसका मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब, कॉमन मतलब ये शून्य कॉमन है इन दोनों में, और एरा का मतलब समय। ठीक है, कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा यानी BC। ठीक है, तो आपने AD और BC का मतलब जान लिया कि इसका क्या मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि। हमें भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का, ये बुक में इसका फिगर ज़्यादा क्लियर रहा होगा या फिर आप नेट से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है छोटा सा फिगर, आप इसे भी देख सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। आप किसी भी देश को जानने का जब प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आप ये भी जानेंगे कि उसकी भौगोलिक रूपरेखा क्या है, यानी कि उसके आसपास कौन से क्षेत्र, कौन से देश हैं, या उस जैसे हमारा भारत देश है तो हम जानेंगे कि पहले तो इसके आसपास के कौन से देश है, या फिर कैसे भारत का विभाजन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देश के भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में ही जानना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहले तो है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश शामिल हैं। ये ऐसे जो क्षेत्र हैं ये कश्मीर से लेकर कांगड़ा, कुमायूं और यहाँ सिक्किम तक फैला हुआ है। ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि से अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु
गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ ये जो सिंधु नदी है, सॉरी यहाँ पे छोटा सा है, ये तो हो गया, ये तो हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और यहाँ पे ये सिंधु नदी से लेकर ये गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है ये है मैदानी भाग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य एवं सतपुरा की पहाड़ी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। तो ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर की, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली जो पहाड़ी है उसका नाम है विंध्य। इस भाग को विंध्य तथा सतपुरा पहाड़ी, विंध्य एवं सतपुरा पहाड़ी है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ ये है ताप्ती, ये जो है ये ऐसे आएगा, और ये ताप्ती नदी और सतपुरा जो है ये है दक्कन का पठारी क्षेत्र। ये भाग है तो दक्कन का पठारी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है। और ये जो भाग है, सॉरी ये जो भाग है ये मैदानी भाग है। ये जो है वो ये पहाड़ी हिमालय का उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, और ये जो है इसको हम लोग दक्षिण के पठार से डिनोट करते हैं। और फिर आगे ये जो है सुदूर दक्षिण का गोदावरी कृष्णा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाला क्षेत्र है। ये सारे ये सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाला क्षेत्र है ये सारा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं, लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे जैसे खैबर बोलन एवं गोमल दर्रा हैं। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं। दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, उसे दर्रा कहते हैं हम लोग। और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसा स्थान है जहां 6000 वर्ष पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कितने साल पहले उन्होंने फसल को उपजाया था? लगभग 6000 वर्ष पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया था। भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बहती हैं। सहायक नदियां आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। भारतीय जैसा मैंने ऊपर में बताया कि विभाजक है वो विंध्य पर्वतमाला है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को करने वाली जो पर्वतमाला है वो विंध्य पर्वतमाला। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था।
महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, इसीलिए उसे महापाषाणी काल कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसको दफनाते थे तो बड़े बड़े पत्थर उसके चारों तरफ गाड़ दिए जाते थे। ठीक है। विंध्य पहाड़ी के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल है जहां सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता था। यानी कि कोल्डिवा और चोपानी मांडो ऐसे स्थल है जहां सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में डायरेक्ट आया है कि गंगा के दक्षिण भाग में जो गंगा के दक्षिण भाग को हम लोग किस नाम से जानते थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया है इस स्टेटमेंट से और एग्जाम में पूछ दिया है कि आप बताइए कि गंगा के दक्षिण भाग को क्या कहते थे। तो गंगा के दक्षिण भाग को हम लोग मगध के नाम से जानते थे। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। क्योंकि उस समय बहुत स्कूल नहीं थे, तो जो भी धार्मिक गुरु थे वो भ्रमण करके लोगों को शिक्षित करते थे, शिक्षा देते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर लोग भी खैबर, बोलन एवं गोमल के रास्ते भारत आते रहे। इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई। क्वेश्चन है ये बीपीएससी टीआरई 3 में री एग्जामिनेशन में पूछा गया था। मूला, मशकत और बोलन क्या है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि बोलन, खैबर और गोमल जो है वो क्या है, पर्वतीय दर्रे हैं। इसका आंसर ये होगा, पर्वतीय दर्रे हैं। चलिए एक का तो मैंने आंसर बता दिया है। आगे देखते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है, हिमालय या विंध्य, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है, कोल्डिवा, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़ या बुर्जहोम से। प्राचीन काल में, देखिए ये क्वेश्चन ही मैं बता रही थी ऊपर कि ये एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था। तो किस रूप में जाना जाता था, मगध, कौशल, अंग या मत्स्य। ये 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, अनरा, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। अब हमें पढ़ना है देश का नाम। देश का नाम हम भारत के कहते हैं, इसके बारे में। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ये इंडस शब्द है जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है। अगर हम मान के चलिए क्वेश्चन बन जाता है कि चल बताइए सिंधु इंडस शब्द जो है उसको कौन सी लिपि में, भाषा में हम लोग सिंधु बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में, संस्कृत में, लैटिन में या फिर मराठी में। तो उसका आंसर क्या होगा, हम लोग हिंदी में नहीं संस्कृत में बोलते हैं। संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी
के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी इंडिया जो नाम है वो यूनानियों और ईरानियों द्वारा रखा गया था। ठीक है। फारसी में यही शब्द हिंद या हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे एक मानव समूह जिसका नाम भरत था, उसी के नाम से इसे हम भारत कहते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। अगर मान के चलिए पूछ देता है कि भरत मानव समूह का जो उल्लेख है वो हमें कौन से ग्रंथ से मिलता है, तो हमें उसका उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन पूछे उसका आंसर क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अभिलेख पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण होते थे। तो क्या है ये? सही है, क्योंकि अभिलेख पत्थर और धातु पर उत्कीर्ण होते थे, कठोर सतह पे उत्कीर्ण होते थे। अभिलेख पर केवल राजाओं के आदेश और प्रशंसा उत्कीर्ण होते थे। तो नहीं, ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि महत्वपूर्ण लोगों के भी बारे में अभिलेखों पे लिखे होते थे। अभिलेख को सुरक्षित स्थान पर लगाया जाता था। नहीं, अभिलेख को, ये गलत है, अभिलेख को सुरक्षित स्थान पे नहीं लगाया जाता था। अभिलेख को ऐसे स्थान पे लगाया जाता था कि आते जाते लोग उसे देख सके। यानी कि ऐसे जैसे चौराहे पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो आते जाते चारों तरफ से लोग आएंगे और देखेंगे, ताकि इस पे जो भी आदेश लिखे हों उसका पालन लोग कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, यानी इसका सी होगा। मूला, मस्कत और बोलन क्या है? तो ये क्या है? पर्वतीय दर्रे हैं, कश्मीर के शहर हैं, पर्वत चोटियां हैं। तो इसका मैंने आंसर दे दिया था, ये पर्वतीय दर्रे हैं। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? इसका निर्धारण हम कार्बन 14 की पद्धति से करते हैं। आंसर बी है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला विंध्य पर्वत है। ठीक है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था। तो मगध के रूप में जाना जाता था। ये एसएससी में पूछा है 2022 में क्वेश्चन। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चावल का प्राचीन प्रमाण हमने पढ़ा है कि कोल्डिवा से मिला है, जो सबसे पहला प्रमाण मिला था। आप इसको सिंधु से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सिंधु में जो प्रमाण मिला है वो सबसे प्राचीन नहीं है, बल्कि वो सिंधु सभ्यता के समय का वो मिला है, जो लोथल से मिला है। ठीक है, तो आप इसको उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये सबसे प्रारंभिक मानव जो थे उन्होंने जब चावल उगाया होगा, तो उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो उसका प्रमाण हमें कोल्डिवा से मिला। सिंधु सभ्यता तो प्राचीन आरंभिक समय के बहुत बाद का समय है ना, जब लोग शहर में नगर में निवास करने लगे थे। ये प्राचीन समय जब लोग नगर में निवास नहीं करते थे, कृषि करना सीखा था, तब की ये बात है। ठीक है, तो इसको उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? अनरत, तक्षशिला, चोल। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गंगा के दक्षिण क्षेत्र में, गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र था उसको हम लोग मगध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मगध के नाम से जानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली क्लास हम लोग इसका अगर हो सके जितना से जितना क्वेश्चन आंसर इससे बन सकता है उसकी क्लास में अगले क्लास में लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड।